Hello everyone, you are watching मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल स्टडी ऑफ फुल वर्ब के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक ही क्रिया शब्द के कई अंग्रेजी वर्ड्स हो जाते हैं और जिन सबों का अपना अपना प्रयोग होता है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अध्ययन की विशेषता। इस चैप्टर में वर्ब के अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आप वर्ब के अंतर के बारे में जान सकेंगे। जैसे एक शब्द है खाना और यह क्रिया का शब्द है और यह फुल वर्ब है, इसके अंत में ना लगा हुआ है, तो इसका अंग्रेजी प्रायः हम लोग इट समझते हैं। तो जैसे कि मैं आम खाता हूँ बराबर हुआ आई ईट ए मैंगो, तो इसमें खाता हूँ के लिए हमने इट का प्रयोग किया। खाता हूँ वर्ब का शब्द है और जिसके लिए इट वर्ब वन को रखा गया है, और यह सेंटेंस संबंधित है सिंपल प्रेजेंट टेंस से, अर्थात प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस से। तो यहाँ खाता हूँ अर्थात खाना के लिए जो क्रिया शब्द है हमने इट का प्रयोग किया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है मैं खाना खाता हूँ। तो यहाँ खाता हूँ के लिए अगर हम ऐसा लिख दें आई ईट मील, तो यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई टेक मील या आई हैव मील। तो सवाल यह है कि एक ही शब्द खाना के लिए, इसमें खाना के लिए इट शब्द का प्रयोग किया गया है और इसमें खाता हूँ के लिए टेक या हैव शब्द का प्रयोग होगा। इसमें इट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो खाने की बात है वो किसी फल को खाने की बात है। जैसे आम एक फल है, तो फल खाने के सेंस में खाना जो वर्ब है उसके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। और मैं खाना खाता हूँ अर्थात मैं भोजन करता हूँ, भोजन प्राप्त करता हूँ, लेता हूँ। तो यहाँ भोजन खाने की बात हो रही है, तो खाना खाने में इट का प्रयोग नहीं हो करके टेक और हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ टेक और हैव का मतलब हुआ खाना। तो कहने का यह मतलब है कि इस तरह एक ही क्रिया शब्द के कई अंग्रेजी वर्ड्स हो जाते हैं जिनका प्रयोग उसके सेंस के आधार पर अलग अलग तरह से होता है। अब कहीं पर क्रिया शब्द की ज़रूरत पड़ गई खाना के लिए, तो सभी जगह हम इट का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं वर्ब के, जिस एक ही हिंदी के लिए कई अलग अलग वर्ड्स आते हैं। तो सबका अपना अपना एक सेंस है, एक प्रयोग है। तो किसका कहाँ किस तरह से प्रयोग होता है होगा, इसी बात पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो आपने ऊपर देखा कि खाना शब्द के लिए पहले आप देख लें कितने सारे शब्द होते हैं। ये जो वर्ब के शब्द हैं, इस खाना शब्द के लिए इट, टेक, हैव, च्यू और ग्रेज इत्यादि कई शब्द आते हैं और सभी शब्दों का सेंस का जो प्रयोग है अलग अलग होता है। जैसे इट का प्रयोग हम लोग खाने की क्रिया में तभी करेंगे जैसे कोई व्यक्ति यदि फल खाएंगे, और टेक और हैव
का प्रयोग तब होगा जब कोई व्यक्ति भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, अर्थात भोजन या नाश्ता लेने खाने में टेक और हैव का प्रयोग किया जाएगा, ईट का नहीं। इसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को यदि चबा कर खा रहा है तो उसमें न ईट का प्रयोग होगा न टेक का, उसमें च्यू का प्रयोग होगा। और ग्रेज यह जो खाने की बात है, जैसे चरने के सेंस में, जैसे गाय घास खाती है तो घास को वो चरती है। तो आप उदाहरण से देख सकते हैं, मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। ईट का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ फल खाने की बात हो रही है, ये एक फ्रूट है। मैं भोजन करता हूँ, लेता हूँ, अर्थात मैं खाना खाता हूँ, इसमें भोजन करने की बात है, इसलिए आई टेक या आई हैव मील, इसमें टेक या हैव का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से जैसे मैं पान खाता हूँ तो यहाँ पान खाने की जो सेंस है वो पान को चबाकर खाया जाता है, इसलिए वर्ब आया है च्यू, आई च्यू द बेटल। और फिर नेक्स्ट है कि गाय घास खाती है, तो इसमें भी खाना शब्द है, क्रिया शब्द है, लेकिन इस खाती है के लिए ग्रेज शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि गाय घास को चरने के सेंस में खाती है। तो इस तरह से एक ही शब्द खाना के लिए कई अंग्रेजी के शब्द आते हैं, कई वर्ब अलग अलग हैं और सबों का प्रयोग उसके अपने सेंस के आधार पर होता है। सभी जगह हम खाने के लिए ईट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यह एक वर्ब हुआ खाना। अब हम लोग दूसरे वर्ब को देखेंगे। ये दूसरा वर्ब है, लिखा हुआ है घूमना। अब ये घूमना शब्द का सेंस है टहलना से। जैसे कि घूमना शब्द के लिए दो अंग्रेजी शब्द हो गए, वॉक और मूव। तो वॉक का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जैसे कोई व्यक्ति जब टहलते हैं, घूमते हैं, तो इस सेंस में जैसे राम पार्क में घूमता है तो यहाँ घूमना के लिए वॉक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वॉक का। राम वॉक्स इन द पार्क। लेकिन अब इस वाक्य को देखिए, पृथ्वी घूमती है। इसमें घूमने की जो बात है, घूमना जो शब्द है वो इस सेंस में है कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक वृत्ताकार पथ पर, अर्थात सूर्य के चारों ओर एक गोलाकार पथ पर। तो इस सेंस में वाक का प्रयोग नहीं करके मूव का प्रयोग किया जाएगा। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। तो इस अंतर को जाने, जैसे राम घूमता है और पृथ्वी घूमती है, तो दोनों घूमना शब्द ही है, लेकिन दोनों के का जो आंतरिक सेंस है उसमें डिफरेंस है। इस घूमने का संबंध किसी व्यक्ति से है और इस घूमने का संबंध किसी गोलाकार वृत्ताकार पथ से है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों ओर घूमती है तो उसमें घूमती है, घूमना के लिए मूव शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पंखा सिर के ऊपर घूम रही है, अर्थात नाच रही है, चल रही है इत्यादि। तो फैन एक गोलाकार पथ पर घूमती है, वृत्ताकार पथ पर, तो इसके लिए हम लोग वर्ब देंगे द फैन इज़ मूविंग ओवर द हेड। यहाँ हम लोग यह नहीं लिख सकेंगे कि द फैन इज़ वॉकिंग। अगर वॉकिंग लिख देंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक ही शब्द है घूमना और इसके लिए दो अलग अलग शब्द है हो गए, वॉक और मूव। तो आप इसे देखें कहाँ वॉक का प्रयोग होगा और कहाँ मूव का प्रयोग होगा। और नेक्स्ट है पीना। अब पीना के लिए आप देख सकते हैं कि कई शब्दों को लिखा गया है, जैसे ड्रिंक, टेक, हैव या स्मोक। तो सब का प्रयोग अलग अलग है और कौन किस सेंस में है इसे देखिए। ड्रिंक मीन्स पीना तब होगा जब कोई व्यक्ति पानी पिएंगे, शरबत पिएंगे, शराब पिएंगे,
द्रव जो हैं इस सेंस में, तो उसमें ड्रिंक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। और यहाँ पीना शब्द के लिए टेक और हैव का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं चाय पीता हूँ तो आई टेक या आई हैव टी। यहाँ ड्रिंक नहीं लिखा जा सकता है। और इसी तरह से जैसे वह सिगरेट पीता है तो यहाँ पर जो पीने की बात है वो सिगरेट का संबंध धुआं से है, तो इस सेंस में धुआं वाली चीज़ों को पीने के क्रम में स्मोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे ही स्मोक्स द सिगरेट। यहाँ न टेक का प्रयोग किया जा सकता है और न ही ड्रिंक का। अब आप आगे नए शब्द को देख सकते हैं, और यह नया शब्द है देखना। और देखना का अंग्रेजी भी हुआ एक लुक, एक सी और एक वॉच और एक विजिट और एक बिहोल्ड। तो कहाँ पर हम लुक का प्रयोग करेंगे, कहाँ सी, कहाँ वॉच, कहाँ विजिट, बिहोल्ड इत्यादि का, तो इसके सेंस को, इसके डिफरेंस को जानने का प्रयास करें। लुक, जैसे किसी हम ब्लैक बोर्ड को देखेंगे या किसी पिक्चर को, एग्जाम्पल को, तो इस सेंस में लुक एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इस तस्वीर को देखो, तो यहाँ पर वर्ब आया है लुक एट दिस पिक्चर। और सी का प्रयोग जैसे कि नज़र से देखेंगे, मैंने एक हाथी को देखा तो आई सॉ एन एलिफेंट। यह जो सॉ है यह सी का वर्ब टू है। और अन सेंस में भी होता है और प्रत्यक्ष रूप से भी, जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि ओ आई सी, तो यहाँ सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और वॉच मीन्स जो देखना होता है, इसका संबंध गहराई से होता है कि जब आप किसी चीज़ को निरीक्षण के सेंस में देखते हैं। जैसे कि मैंने टेलीविज़न पर एक फ़िल्म देखा, तो यहाँ लिखा जाएगा आई वॉच्ड ए फिल्म ऑन द टेलीविज़न। यहाँ पर सॉ का प्रयोग नहीं होगा। और विजिट है, जैसे किसी यात्रा के दरमियान आपने किसी चीज़ को देखा तो वहाँ विजिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने लाल किला देखा, आई विजिटेड द रेड फोर्ट। इसी तरह से बिहोल्ड है, उगते हुए सूरज को देखो, बिहोल्ड द सनराइज। और ये बहुत दूरी पर यह सूरज है, तो इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस उदाहरण में आपने देखा कि देखना शब्द के लिए कई अलग अलग वर्ब के शब्द आते हैं और सभी शब्दों का अपना एक सेंस के साथ प्रयोग है। तो आप इस डिफरेंस को जानें और इसी तरह से इन सबों का प्रयोग करें। मैं फिर नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट शब्द है चलना। चलना का अंग्रेजी हुआ जैसे वॉक, रन ऑन और गो ऑन। तो जब मानव चलेंगे तो वॉक का प्रयोग होगा, अगर मशीन चलेगी तो रन ऑन, और जैसे कोई हाल समाचार, एग्ज़ाम वगैरह, तो इसके लिए गो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि राम अब चलने लगा है, तो राम हैज़ बिगन टू वॉक। जहाँ राम व्यक्ति है और व्यक्ति के चलने में वॉक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से मशीन चल रही है, तो यहाँ तो मशीन के चलने की बात है, तो इसमें रनिंग ऑन शब्द आया है, द मशीन इज़ रनिंग ऑन। और परीक्षा चल रही है, द एग्जामिनेशन इज़ गोइंग ऑन। तो यहाँ चलने के लिए तीन अलग अलग शब्द दिए गए हैं, एक वॉक है, एक रनिंग है और तीसरा गोइंग है। तो आप इसके डिफरेंस को इस सेंस से समझें और इस तरह से प्रयोग करें। हिंदी के वाक्य में यदि चलना शब्द लगा हुआ है
तो सभी चलने के लिए हम वाक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक शब्द में अलग अलग सेंस है। और अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण है सुनना के लिए। दो शब्द हो गए लिसन और हेयर। जब प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे तो लिसन और अप्रत्यक्ष रूप से तो हियर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं गीत सुनता हूँ, आई लिसन द सॉन्ग, मैंने उसके बारे में सुना, आई हियर्ड अबाउट हिम। यहाँ सुनना के लिए लिसन है और यहाँ सुनना के लिए हियर शब्द हियर्ड का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ सेंस डायरेक्ट है और यहाँ सुनने की क्रिया जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। फिर मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ बनना शब्द के लिए बनना और बनाना, तो बनना के लिए बिकम या बी और बनाना के लिए मेक। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर या आई वांट टू बी ए डॉक्टर। तो बनना बराबर बिकम या बी। और ये तो टू लग गया है, इन्फिनेटिव सेंस में है। और बनाना के लिए मेक हुआ। जैसे मेरे पिता मुझे एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो फिर माय फादर वांट्स टू मेक मी ए डॉक्टर। नेक्स्ट शब्द है पढ़ना। तो पढ़ने की जो क्रिया है इसके लिए भी दो शब्द हैं, रीड और स्टडी। तो जनरली साधारण रूप से पढ़ने में रीड शब्द का प्रयोग होगा और किसी चीज़ को गहराई से पढ़ने में, अध्ययन करने में स्टडी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, आई रीड ए स्टोरी। और मैं व्याकरण का अध्ययन करता हूँ, आई स्टडी द ग्रामर। यहाँ व्याकरण का अध्ययन गहराई से हो रहा है, क्योंकि व्याकरण एक शास्त्र है और कहानी एक किताब है। तो किताब को पढ़ने के क्रम में रीड शब्द का प्रयोग होगा और किसी शास्त्र का अध्ययन करने में, पढ़ने में स्टडी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और भी कई शास्त्र हैं, तो इन सबों में स्टडी का ही प्रयोग करें। और नेक्स्ट है प्रेम करना, लव और एडोर। साधारण रूप में लव शब्द का प्रयोग किया जाएगा और गहराई से एडोर शब्द का। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिन सबों के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं इसे यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे कहना के लिए से हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं राम से कहता हूँ, आई से टू राम। बताना के लिए टेल हुआ। जैसे मैं राम के बारे में बताता हूँ तो आई टेल अबाउट राम। पूछना के लिए आस्क हुआ। मैंने उससे राम के बारे में पूछा, आई आस्क्ड अबाउट राम। जानना के लिए नो हुआ। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट यू। और समझना अंडरस्टैंड। मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। फॉलो भी दे सकते हैं, आई फॉलो योर प्रॉब्लम। बोलना के लिए स्पीक है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। और पढ़ना, पढ़ाना। मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, आई रीड ए स्टोरी। और पढ़ाना के लिए टीच शब्द आया है। शिक्षक वर्ग में पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेस इन द क्लास। लिखना के लिए राइट हुआ। मैं एक कहानी लिखता हूँ, आई राइट ए स्टोरी। गाना के लिए सिंग हुआ। मैं एक गीत गाऊंगा, आई शैल सिंग ए सॉन्ग। और उड़ना के लिए फ्लाई। चिड़िया उड़ रही है, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। और इस तरह से 12 नंबर पे आप देख सकते हैं कि देना शब्द के लिए जो वर्ब है, देना, दो, दीजिए, इसके लिए दो शब्द हैं, बीड और लेट लिखा हुआ है। आदेश देने के लिए बीड शब्द का प्रयोग किया जाएगा और अनुमति लेने देने में लेट का। जैसे उसे जाने दो तो लिखा हुआ है बीड हिम गो, क्योंकि यह एक आदेश से संबंधित है, उसे जाने दो। और मुझे जाने दीजिए, इस पर अनुमति मांगा जा रहा है।
तो इसके लिए फिर लेट का प्रयोग होगा, लेट मी गो। अब लाइक शब्द है तो पसंद करना, जैसे मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक इट। और के समान भी, जैसे मेरे जैसा, मेरे समान, लाइक मी। फिर 14 नंबर पे आप देख सकते हैं यह लिखा हुआ है होना और रहना। जैसे इसके लिए वर्ब आते हैं इज़, एम, आर, और ये वर्ब टू भी कहलाते हैं। जैसे इज़ का अर्थ होना होता है, दूध उजला होता है, मिल्क इज़ वाइट, और आर होना होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नट्टी, या नहीं तो द चाइल्ड इज़ नट्टी। 15 नंबर पे अभी आपने देखा ऊपर होना शब्द के लिए बी और बिकम आया था, और एक दूसरा शब्द इसमें आया है हैपन। जैसे कोई घटना हो गई तो इसके लिए हैपन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, और फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। यहाँ होना के लिए हैपन शब्द आया है, क्या होता है, व्हाट हैपन्स, और क्या होगा, व्हाट विल हैपन। फिर आप देखिए देखना और दिखाना, डिफरेंस है। देखना सी और दिखाना सौ। आई वांट टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, और सौ दिखाना, आई वांट टू सौ माई होम, मैं अपना घर दिखाना चाहता हूँ। सी का वर्ब का तीनों फॉर्म हुआ, सी, सौ, सीन, और सौ का वर्ब 3 सॉन आप लिख सकते हैं, या नहीं तो सॉट भी। तो फिर पढ़ना और पढ़ाना इस शब्द के बारे में बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे। और इसी तरह से मरना मरना के लिए डाई है, मारना के लिए किल, यानी कि जान से मारने की क्रिया में किल है। और किक जैसे पैर से मारेंगे, जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट किया जाता है किक से, अर्थात पैर के बल से, ठोकर से। और साधारण रूप से लप्पर थप्पड़ से मारने में बिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिखा हुआ है, मरीज मरने पर है, द पेशेंट इज़ टू डाई, और मैंने एक शेर को मारा, आई किल्ड ए लायन। तो मरना और मारना में अंतर है। इसी तरह से शोर मचाना, मेक ए नॉइस, और चिल्लाना, शाउट या क्राई। याद करना, रिमेंबर, याद दिलाना, रिकॉल। और ये शब्द आया है हैव का अर्थ हम लोग पास है अधिकांश समझते हैं, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इसके कई अर्थ हो जाते हैं, जैसे पास होना, रखना, पीना, खाना, लेना, प्राप्त करना इत्यादि। इसी तरह से क्वेश्चन एक शब्द है जिसका अर्थ प्रश्न और प्रश्न करना भी होता है। जब कहेंगे प्रश्न तो यह नाउन का फंक्शन कर रहा है, और प्रश्न करना वर्ब हो गया। इसी तरह से आंसर उत्तर, और उत्तर देना नाउन और वर्ब। वर्क मीन्स कार्य, तो ये नाउन हो जाएगा, और वर्क मीन्स कार्य करना, तो ये वर्ब के सेंस में चला आएगा। चलना के लिए एक शब्द है फ्लो और ब्लो। जैसे कोई जल है, पानी है, इसकी धारा चलेगी तो फ्लो का प्रयोग करेंगे। जैसे एक नदी बहती है तो यहाँ जो चलने बहने की क्रिया है इसमें फ्लो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। देयर फ्लोज ए रिवर, या ए रिवर फ्लोज। तो इसी तरह से ब्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हवा चलने में, हवा चलती है, इट ब्लोज विंड, या द विंड इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है। द इलेक्ट्रिक करंट, ऊपर देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर।
तो मैं इसे सही कर देता हूँ इस तरह से। और वॉक मीन्स चलना। तो राम अब चलने लगा है, राम हैज़ बिगन टू वॉक नाउ। और जैसे कि नदी में नाव चलेगी तो इस यहाँ चलने के लिए सेल शब्द का प्रयोग होगा। द बोट सेल्स इन द रिवर। इसके बाद और भी कई वर्ब के शब्द हैं, जैसे आंसर मीन्स उत्तर, उत्तर देना। और आंसर और रिप्लाई में जब हम किसी क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो आंसर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आई आंसर द क्वेश्चन, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। और रिप्लाई हुआ जवाब देना किसी स्टेटमेंट का, किसी के बातों का। प्रश्न का उत्तर देने में आंसर और किसी के बातों का जवाब देने में रिप्लाई शब्द का प्रयोग करें। इसके बाद आप 25 नंबर पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे गणित के शब्द लिखे हुए हैं, जैसे ऐड मीन्स जोड़ना, ये वर्ब है इधर। और एडिशन मीन्स जोड़, जैसे सबट्रैक्ट मीन्स घटाना, तो नाउन बन जाएगा सबट्रैक्शन, घटाओ। मल्टीप्लाई गुना करना, मल्टीप्लिकेशन गुना। डिवाइड मीन्स भाग देना, तो डिवीज़न मीन्स भाग। सिंप्लीफाई मीन्स सरल करना, तो सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। फाइंड आउट पता लगाना, ज्ञात करना। प्रूव साबित करना। और लेट मीन्स मान लेना। तो नेक्स्ट है एडवाइस, और ये एडवाइस है और ये एडवाइस है। यहाँ जो है, यहाँ सौ है, तो यहाँ एस लगा हुआ है, सी, यही अंतर है। इसमें वर्ब का शब्द है सलाह देना, और ये एस नहीं है तो ये सलाह हो गया। इसी तरह से उगना सूर्योदय होना, राइज, और डूबना सूर्यास्त होना, सेट डाउन। निकलना के लिए कम आउट, और निकालना के लिए टेक आउट। सोचना थिंक, और देखना लुक एट। फ्लाई फ्ली फ्लॉन, ये उड़ना का तीनों रूप है। और भागना फ्ली फ्लेड फ्लेड। और लेना टेक टुक टेकन। लाना ब्रिंग ब्राउट ब्राउट। आप अंतर देख सकते हैं, एक राजा था और एक राजा रहता था। इसमें सिर्फ था है और इसमें था नहीं होकर के ये रहता था है। तो इस था के लिए वाज का प्रयोग किया गया है, जैसे देयर वाज ए किंग, और इसमें रहता था तो देयर लिव्ड ए किंग। अक्सर इसमें दोनों जगह वाज ही आ जाने की संभावना बनी रह जाती है। एक किसान है, देयर इज ए फार्मर, और एक किसान रहता है, देयर लिव्स ए फार्मर। यहाँ है बराबर इज और रहता है बराबर लिव्स। हवा बहती है, द विंड ब्लोज, और नदी बहती है, द रिवर फ्लोज। बिलोंग टू, अधिकार में होना, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। तो इस तरह से आपने वर्ब के कई शब्दों को जाना कि एक ही वर्ब के अंग्रेजी में कई शब्द हो जाते हैं, और सभी शब्दों का प्रयोग उसके अपने सेंस के ऊपर निर्भर करता है, और सभी जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, आप उसका अभ्यास करके देखिए। तो यहाँ कुछ ट्रांसलेशन दिए गए हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है। चूँकि यह चैप्टर रिलेटेड है टेंस से, ये टेंस का ही वॉल्यूम आप पढ़ रहे हैं, तो अभी आपने आगे पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसीलिए अधिकांश ट्रांसलेशन उसी टेंस पर आधारित है। आप इसको बना सकते हैं। और
ये सब ट्रांसलेशन आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है मैं फल खाता हूँ, राधा खाना खाती है, इत्यादि कई सारे ट्रांसलेशंस आपको एक्सरसाइज करके दिया गया है। जैसे ये एक्सरसाइज 1 है और यहाँ एक्सरसाइज 2 है। तो इस तरह से कई एक्सरसाइज को आपको दिया गया है, मैं उसे दिखा रहा हूँ। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह दिखा दूँ कि ये जितने सारे हिंदी के वाक्य हैं, आपको इसका लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी करना है। तो मैंने इसमें हेल्प कर दिया है आपको कि इस हिंदी को जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे वर्ड्सों को, जो कठिन वर्ड्स हैं, आपको इस तरफ लिख दिया गया है। तो इस तरह से ये जितने सारे एक्सरसाइज आप देखेंगे, बाएं तरफ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं और इसके हेल्प के लिए इंग्लिश वर्ड इसे कर दिया गया है शब्दों को। तो इस तरह से आपको अनुवाद करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप करके देखें। और दूसरा हेल्प यह किया गया है कि ये जितने सारे शब्द हैं वो S+O+V पर सेटिंग किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब पे। हिंदी वाक्य में जो 3 पार्ट्स है शब्दों का, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो इसको आप इस नियम पर बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट आप निकाल लेंगे, मैं तो आई। वर्ब मांग रहा है तो वर्ब है खाता हूँ, तो फिर इसके लिए इट। और ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो ऑब्जेक्ट है फल, तो फिर फ्रूट, तो आई ईट ए फ्रूट, मैं एक फल खाता हूँ। तो इसी तरह से आप सभी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं से कर सकते हैं। और इसमें जो ओ है तो कहीं ऑब्जेक्ट भी आया है, कहीं अदर वर्ड भी है, कहीं कम्प्लीमेंट्स भी रहेंगे। तो इन सब बातों की गहराई से चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये फिर एक्सरसाइज 2 का ही ये पार्ट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ से ये एक्सरसाइज 3 आरंभ हो जाता है। तो आप वीडियो को रोक करके सारे ट्रांसलेशंस को लिख लें और इन शब्दों की मदद से, नियम दिया हुआ है, आप इसका स्वयं से अनुवाद करें। तो अभी आप देख रहे हैं ये 4 है और फिर इस पर आगे भी दिया हुआ है, ये 4 का ही रूप है, शेष भाग है और फिर नंबर 5 पर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जितने सारे ट्रांसलेशन है आप इसे स्वयं से बनाइए। और मैंने इसमें एक और विशेष हेल्प कर दिया है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाएं तरफ लिखा हुआ है, आप इधर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अनुवाद करने के संक्षिप्त नियम, हिंदी से अंग्रेजी कैसे करेंगे। जैसे ये वाक्य आपको हिंदी में है तो इस हिंदी को अंग्रेजी में आप कैसे करेंगे। तो ये जो हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं इसमें आप देखिए कि जैसे कि मैं फल खाता हूँ तो इसके अंत में ताहू लगा हुआ है, राधा खाना खाती है तो ती है लगा हुआ है, ताहू ती हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये जो शब्द है, ये शब्द के अंदर जो लगा हुआ है तो यह इस वाक्य का पहचान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है ती है लगा हुआ है तो फिर आप उसे इस नियम पर बनाइए। आपने देखा यहाँ जिसे ता है ती है, तो राधा खाना खाती है तो ता है ती है से रिलेटेड है, तो यह इसके आप इस नियम पर बनाइए। और ऊपर में आपने देखा था लिखा हुआ है मैं फल खाता हूँ, ताहू से संबंधित है, तो इसको आप इस नियम पर बनाइए। ताहू ती हूँ ते हैं S+V1+O से बनाइए। इसी तरह से आप हिंदी के वाक्यों को पढ़िए, देखिए उसके अंदर
जो वर्ब में कौन सा पहचान लगा हुआ है। अधिकांश तो मैंने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही सेट किया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अलग भी टेंस है। तो अगर रहा हूँ, रही हूँ से रिलेटेड हो तो आप उसे इस नियम पर बनाइए। और इसके अलावा भी आपको हेल्प कर दिया गया है कि किसी भी वाक्य को बनाने से पहले आप देखें कि हिंदी के वाक्य में क्या सिर्फ वर्ब आया है तो उसका अनुवाद सिर्फ वर्ब से भी करें। अगर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से करें। एस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से करें। तो ये सब आपको नियम लिख दिया गया है। हिंदी के वाक्य में देख लें कि उसका स्ट्रक्चर किस सेंस में है। अगर इस सेंस पर हो तो इस तरह से आप उस नियम पर बनाइए। तो जो जिस नियम पर आ रहा हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड कम्प्लीमेंट्स वगैरह, इस सब को समझ करके आप इस नियम पर इसे सेटिंग करें। और मैं इसमें एक ख़ास चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट आया है। तो एक ही ऑब्जेक्ट आप यहाँ देखिए, जब एक ही ऑब्जेक्ट हो तो नियम है एस प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एस प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट पर सेटिंग करेंगे। मैं एक पत्र लिखता हूँ बराबर आई राइट ए लेटर। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। और यहाँ देखिए, मैं राम को एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आ गया है। राम को ऑब्जेक्ट 1 और एक पत्र ऑब्जेक्ट 2। तो हिंदी के वाक्य में यदि 2 ऑब्जेक्ट आए हों तो यहाँ लिखा हुआ है, आप इस ऐसे वाक्यों को हिंदी के वाक्यों में अगर ऑब्जेक्ट 1 हो ऑब्जेक्ट 2 हो तो अंग्रेजी में उसे फिर इस नियम पर आप अनुवाद करें। यानी कि पहले सब्जेक्ट लें तब वर्ब लें। और इसमें ऐसा है कि ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, और इसमें पहले रखें ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1, अर्थात इसमें 1 2 है, इसमें 2 1, अर्थात ये आरोही क्रम में है और इसे अवरोही क्रम में सेट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। तो आई राइट ए लेटर टू राम, मैं राम को एक पत्र लिखता हूँ। और ऑब्जेक्ट का जो सेटिंग है तो इस पर आगे वीडियो आपको दिया जाएगा, जिसमें आप गंभीरता से ऑब्जेक्ट के विशेष अध्ययन के बारे में देखेंगे, जहां आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, अदर वर्ड पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं, तो इन सभी बातों की चर्चा हम वहां करेंगे। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था ट्रांसलेशन का। तो ये जो ट्रांसलेशन है, एक्सरसाइज 1 2 3 वगैरह आपने देखा, तो इसमें आप इसका अनुवाद करेंगे और मैंने इसका आंसर शीट भी दे दिया है। आप स्वयं से इसका अनुवाद करके, और यहाँ आप देखिए मैंने सभी एक्सरसाइज का आंसर शीट तैयार कर दिया है। तो आप अनुवाद करके और इससे आप जांच कर लें। ये एक्सरसाइज 1 का है। आपने देखा था कि मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए फ्रूट। राधा खाना खाती है, राधा टेक्स मील। तो इस तरह से आप अपने बनाए हुए ट्रांसलेशन को इससे आप जांच करके स्वयं से देखें। और ये एक्सरसाइज 1 है और फिर यह एक्सरसाइज 2 है। आप वीडियो को स्लो करके या रोक करके इसे नोट कर लीजिए और अपने आंसर शीट को स्वयं से जांच कीजिए। अपना शिक्षक आप बनिए। और इस तरह से ये रहा आपको आई लिसन ए सॉन्ग या दी ओल्ड सॉन्ग। और ये एक्सरसाइज 3 है। आप मैंने सबों का आंसर दे दिया है। और ये रहा एक्सरसाइज 4 नंबर पे, और ये यहाँ एक्सरसाइज 4 का है। और फिर ये जा रहा है एक्सरसाइज 5 का। तो
5 एक्सरसाइज हिंदी में दिए हैं और आप इसका आंसर इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप हिंदी को अंग्रेजी अनुवाद करके अपने उत्तर की जांच स्वयं से कीजिए। और इसमें मैंने एक सुविधा भी दिया है, मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ कि जिस तरह से आपने हिंदी से अंग्रेजी किया, इसी तरह से आप इसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए। अब जैसे कि यह अंग्रेजी के वाक्य है, अब आप इस अंग्रेजी को स्वयं से पढ़िए और इसका हिंदी अनुवाद स्वयं से कीजिए, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करें। तो मैंने इसके लिए आपको नियम दे दिया है कि जो ये अंग्रेजी के वाक्य हैं, प्रायः इसका स्ट्रक्चर है जैसे आई ईट ए फ्रूट, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये इट वर्ब है और ये फ्रूट ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी का जो सेटिंग है S + B + O से है, और उसे हिंदी करने का ये तो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर हुआ, और हिंदी करने का उसका जो नियम होगा S + O + B से करेंगे। तो पहले S मांग रहा है, एक तरीका आप समझ लें, S मांग रहा है तो S क्या है, I, तो यहाँ लिखेंगे मैं। O मांग रहा है, O क्या है, ए फ्रूट अर्थात एक फल, यानी मैं एक फल, और भी है इट बराबर खाता हूँ, तो मैं एक फल खाता हूँ, अर्थात आई ईट ए फ्रूट बराबर मैं एक फल खाता हूँ। तो इस तरह से ये भी 5 एक्सरसाइज हैं, और आप प्रत्येक एक्सरसाइज का हिंदी करके आप हिंदी से जांच कर लीजिए, जस्ट उसको विपरीत कर लीजिए। आपको जो मैंने यहाँ दिखाया इसे आप जांच कर लीजिए। जैसे एक बार फिर से देखिए, जैसे आई ईट ए फ्रूट, अब इसका हिंदी क्या हुआ, तो इसका हिंदी आपको एक्सरसाइज 1 में है, मैं फल खाता हूँ, या नहीं तो इस तरह से भी मैं फल खाता हूँ। अब बराबर आपने क्या लिखा, तो इसकी जांच आप यहाँ कर लीजिए, आई ईट ए फ्रूट। और विशेष हेल्प भी दिया गया है, अगर इसको अनुवाद करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो वर्ड मीनिंग तो आपको हिंदी में मिल जाएगा, आगे लिखा हुआ है। और ये संक्षिप्त नियम दिया गया है कि आप इंग्लिश में देख लें किसी वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश में क्या सिर्फ वर्ब है, या B + O है, या S + B O है, या किस सेंस पर है, तो उसकी जांच कर लें और फिर उसको हिंदी में इस तरह से अनुवाद कर लें। और वही नियम है कि आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, SVO तो SO भी, और यदि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा, जैसे आई राइट ए लेटर टू राम, O1 O2, तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे। तो जैसे आई राइट ए लेटर टू राम, अपोजिट करने से पहले राम देंगे, मैं राम को, तब O1 देंगे, एक पत्र लिखता हूँ, अर्थात मैं राम को एक पत्र लिखता हूँ। अब ये वीडियो समाप्ति की तरफ जा रहा है, और मैं थोड़ा इसका अंतिम भाग दिखा दूँ। तो अब आप यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट के क्रम का ज्ञान, वाक्य में जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहने पर आप उसे इस तरह से बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको आगे बता दिया है, आप यहाँ पर इसे स्वयं से भी पढ़ करके जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आ गया है, आप पहले ऊपर देख लें। जैसे मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई गिव है,
इसमें एस प्लस बी है तो अनुवाद हुआ एस प्लस बी। मैं देता हूँ, आई गिव, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे मैं पैसा देता हूँ एस ओ बी, तो नियम हुआ एस बी ओ, आई गिव मनी। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाक्य में जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आने लगते हैं तो यह समस्या बन जाती है, पहले किस ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे और किस तरह से ऑब्जेक्ट का स्थान उसे दिया जाना चाहिए। तो इस पर ग्रामर के विभिन्न लेखकों का अलग अलग विचार है। वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे सेटिंग होंगे, ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है, या वाक्य में किस ऑब्जेक्ट का प्राथमिकता है, फर्स्ट नीड फर्स्ट रिक्वायर्ड क्या है। तो इन सभी कई बातों के आधार पे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड वगैरह का सेटिंग होता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ ताकि ट्रांसलेशन बनाने में, अभी तो आरंभ ही है, अभी तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही बात चल रही है, तो इसलिए साधारण तरह से मैंने इसे बताने का प्रयास किया है। फिर जब अंग्रेजी की गहराई में जाएंगे तो सभी बातों की चर्चा वहाँ हम करेंगे। तो मैं राम को पैसा देता हूँ। अभी आपने देखा कि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है और इसमें दो आ गया, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर ये ऑब्जेक्ट वन और टू है तो अंग्रेजी में उसे जस्ट अपोजिट कर लीजिए, ये टू रखिए और वो रखिए, वन रखिए। तो मैं राम को पैसा देता हूँ, आई गिव मनी टू राम। सब्जेक्ट वर्ब तो सेम है, तो आएगा ही, और जो ऑब्जेक्ट है वन टू, इसको विपरीत कर देना है, इसमें टू वन लिख देना है, मनी टू राम, बस। तो यही समझना है। और नीचे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कम्प्लीमेंट्स पर कई नियम होते हैं जिनकी जानकारी आगे दी जाएगी। तब तक ट्रांसलेशन अनुवाद हो जाने के लिए थोड़ा पकड़ हिंट्स हेल्प दिया गया है। तो इस तरह से आप इन सभी बातों को जानें। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त हो रहा है, और नए वीडियो में हम फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।